वेलकम लर्नर्स। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है जनरल इकोनॉमिक्स पे, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2026 और ये लेक्चर नंबर है थर्ड। कल हम पढ़ चुके हैं कल के लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट प्राइस के। और इसमें ये रहता है आपका मोटा मोटा कि प्राइस जितनी बढ़ेगी क्वांटिटी उतनी कम होगी, या फिर प्राइस जितनी कम होगी क्वांटिटी उतनी आपकी बढ़ेगी। ठीक है लर्नर्स, अब चलते हैं आगे। और इसमें हमने कंडीशंस ये रखी थी कि जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं वो रहने चाहिए कांस्टेंट, यानी वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तभी जो लॉ ऑफ डिमांड है ये वैलिड रहता है। ठीक है लर्नर्स, तो चलो आगे चलते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है अगला टॉपिक वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आप पढ़ चुके हैं, जो पिछले पेज में दिखा चुका हूं मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड में। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूं। ये रही आपकी डिमांड कर्व, जो कि है नेगेटिव स्लोप है, जिसकी मैं बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आप ऐसे मान के चलो कि ये उतराई है और ये स्लोप है, स्टीप स्लोप है, यानी उतराई है। अब जो पॉजिटिव स्लोप होती है वो ऐसे होती है बनती, वो ग्राफ उसका आपका ऐसे बनेगा। और मान लो आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको चढ़ना है, यानी चढ़ाई करनी है, पहाड़ पे चढ़ना है, तो ये पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा, या अपवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं इसको। खैर ये आगे हमने पढ़ना है, आज ही पढ़ेंगे अपवर्ड स्लोप कहाँ पे यूज़ होती है। फिलहाल आपका ये है कि जो डिमांड कर्व है आपकी, ये नेगेटिव स्लोप है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं इसको। और ये स्ट्रेट लाइन होती है जब नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट होते हैं। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स में आपको कल बता चुका हूँ, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ गया, रिलेटेड गुड्स में भी सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गया, कॉम्प्लीमेंट गुड्स आ गया, या इनकम ऑफ कंज्यूमर आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेंड्स, पॉपुलेशन, स्पेकुलेशंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, फैशन, ये सब मैं कल के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो लर्नर्स मैं आपको बता रहा था आज हमें पढ़ना है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मूवमेंट लिखा हुआ है, अगर आपको दिखे, मूवमेंट किसकी बात हो रही है? मूवमेंट असल में बात हो रही है पॉइंट की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक जो बिस्किट है आपका वो 10 रुपीज़ का था, ऐसे समझ सकते हैं आप। और तब क्वांटिटी आपकी ये थी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी मान लो, जैसे मान लो आपने लिए 3 बिस्किट, ठीक है, 3 बिस्किट्स लिया आपने जब प्राइस थी 10। ओके लर्नर्स, अब ये होता है कि अब दो केसेस बनेंगे इस पॉइंट से, इसको हम अपना बेस मानते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप मान लो बिस्किट सस्ते हो गए, फॉर एग्जांपल 5 रुपए के हो गए। जब 5 रुपए के बिस्किट हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी आप कितनी क्वांटिटी लोगे, फॉर एग्जांपल आपने 5 ले लिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि 10 रुपए का बिस्किट था, तब आपने कितने लिए, 3 बिस्किट लिए। अब जब ये सस्ते हो गए, यानी प्राइस कम हो गई, कम का मतलब नीचे वाला एरो, तो आपने जैसे 5 का बिस्किट हो गया, पहले 10 का था 5 का हो गया, तो आपने कितने लिए, 5 ले लिए। अब फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता है कि जो 10 का बिस्किट था वो अब महंगा हो गया 20 का, तो अब ज़्यादा थोड़ी लोगे, अब आप कम करोगे। बजट भी देखना होता है ना। फॉर एग्जांपल आपने एक ही बिस्किट लिया, ठीक है लर्नर्स। अब ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है इसकी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। Whenever only price of the product changes and other factor remains constant, the movement is along the demand curve as shown in the figure 1। ये रही फिगर 1। इसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस आपकी ऊपर या नीचे हो रही है,
रेस्ट ऑल द फैक्टर जो हम पीछे पढ़ चुके हैं डिमांड डिटर्मिनेंट्स, वो सब फिक्स्ड रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं। तो उस केस में मूवमेंट होती है अलोंग द कर्व, यानी ये पॉइंट इधर गया जब महंगा हो गया, या फिर ये पॉइंट इधर गया जब सस्ता हो गया। जब सस्ता हो गया क्वांटिटी बढ़ गई, और जब महंगा हो गया क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है लर्नर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, जो अभी तक मैंने पढ़ाई है उसी के बेसिस पर है, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द डिमांड विल बी अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द डिमांड विल बी अलोंग द डिमांड कर्व, यानी मूवमेंट होगी पॉइंट की, किस में होगी? इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस क्या इसमें होगी? पॉपुलेशन डिक्रीजेस क्या इसमें होगी? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस इसमें होगी? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंजेस। इसका आंसर आपने सही गेस किया होगा मेरे हिसाब से, वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस। ये है आपका आंसर, सी है आपका आंसर। ठीक है लर्नर्स, अब है आगे शिफ्टिंग। अभी तक हम पढ़ रहे थे मूवमेंट, यानी पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है ना, अब ये ग्राफ ही आपका शिफ्ट होगा या तो राइट या तो लेफ्ट। वो कब होगा, वो आगे बढ़ते हैं हम। यही है हमारा अगला टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब इन केसेस में हम क्या अब इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं कि आपका जो प्राइस रहने वाला है ना हर एक चीज में, वो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, अब जो हमने डिमांड डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमने पढ़ा था, जो डिमांड डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े थे या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें जो सेकंड पढ़ा था हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये हम चेंज करने वाले हैं। आपको समझ आई बात? प्राइस हम फिक्स रखेंगे हर केस में, लेकिन जो डिमांड डिटर्मिनेंट्स है जिसमें दूसरा था, जो मैं अभी भी आपको बता चुका हूं इस वीडियो में भी, दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये हम चेंज करेंगे। फिर देखेंगे डिमांड कर्व पे इसके इम्पैक्ट क्या रह रहा है। अब हम दो केस लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलर बेसिस पे जो स्टूडेंट्स हैं या लड़के वगैरह हैं, वो लाइफ बॉय यूज़ करते हैं। डव हम रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइफ बॉय 10 की मिलेगी तो डव आपको 40 की मिलती है, तो हम प्रेफर करते हैं लाइफ बॉय ही लेना। लेकिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप मान लो डव वालों ने कोई स्कीम निकाली, 40 से 15 कर दिया इन्होंने अपना प्राइस, तो हम 5 का खर्चा अपना बढ़ा लेंगे और बोलेंगे कि हम डव ही यूज करते हैं, क्योंकि खाली 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पे हमें बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी अच्छा रिलेटेड गुड मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, जब हम पहले केस लेते हैं कि जब, तो फॉर एग्जांपल जब हम प्राइस 10 थी लाइफ बॉय की, लेकिन डव की प्राइस 40 थी, तो हम ज्यादा डव ले रहे थे, लड़के वगैरह मेल पॉपुलेशन हमारी, यानी फॉर एग्जांपल 5 ले रहे थे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए हम इस सिचुएशन की बात करें ए की, तो यहाँ पे बनेगी आपकी डिमांड कर्व। जब प्राइस 10 थी तो हम 5 ले रहे थे। अब क्या हुआ, लाइफ बॉय की प्राइस तो उतनी ही रहेगी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ प्राइस हम फिक्स रखने वाले हैं, लेकिन डव हमारी 40 से 15 हो गई, यानी सस्ती हो गई। तो ये जो आपका ग्राफ था ना पहले, ये अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब हम एक एक करके, जो मैंने आपको 2 से 10 तक लिखाए थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उन सब पे देखेंगे, उनको चेंज करके देखेंगे कि क्या असर रहने वाला है डिमांड कर्व पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हम देखते हैं और इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, या देखेंगे जब ये चेंज होता है तो क्या असर रहने वाला है। इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अब पहले केस हम देखते हैं ये वाला। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है
जिसकी अभी जॉब नहीं लगी है, लेकिन उसका एम है कि मैं थार लूं, तो वो लोन उठा के थार ले लेगा। ठीक है, लोन उठा के थार ले लेगा जब उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और इनकम बहुत कम थी। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख की रख लो आप, उसने ले ली। ठीक है, लोन उठा के ले लिया, 10 लाख का लोन लिया और ले ली थार। ठीक है, एक ले ली। अब फॉर एग्जांपल कल को उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। ठीक है, अब थार तो उसके पास पहले से है। ठीक है, तो अब वो कोई और नई गाड़ी ले लेगा, क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट महीने का 5,000 है, तो जो आपका खर्चा होगा वो लिमिटेड होगा, वो 5,000 के हिसाब से होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम अब 50,000 हो गई, तो जो आपका खर्चा है वो ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल के बढ़ने से ज़्यादा हो जाएगा और आपको 50,000 भी कम पड़ेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। तो अब आपकी इनकम बढ़ गई, तो अब आपने दूसरी गाड़ी ले ली। ठीक है ना, 10 प्राइस तो सेम रही उसकी, आप दूसरी थार भी ले आए, तो क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन प्राइस उतनी ही रही। तो ये किस वजह से हुआ? इनकम ऑफ कंज्यूमर जब बढ़ गई, तो आपकी डिमांड कर्व राइट वर्ड्स शिफ्ट हो गई। ठीक है, यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि जब भी हम डिमांड कर्व बनाते हैं, वो फॉर वन कंज्यूमर एंड फॉर वन प्रोडक्ट होता है। दो लोगों के लिए और अलग अलग चीजों के लिए ये नहीं बनाई जाती। ये फॉर वन कंज्यूमर यानी एक इंसान और एक प्रोडक्ट के लिए बनाई जाती है। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा डिटर्मिनेंट, डिमांड का डिटर्मिनेंट, पॉपुलेशन। कहते हैं कि इंडिया में हर 4 सेकंड में एक न्यू बेबी बॉर्न होता है। ठीक है, हर 4 सेकंड में एक नया बच्चा पैदा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जहां पे फॉर एग्जांपल कोई भी कॉमोडिटी, फॉर एग्जांपल राइस ले लो, जहां पे 10 kgs पर डे के हिसाब से बिक रहा था, अब जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी विद इन 2-3 ईयर्स, या ऑन अ डेली बेसिस, या पर मंथ के हिसाब से भी, जैसे भी आप टाइम पीरियड देखना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो उसकी खपत बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर 10 kg पर डे लोग ले रहे थे, फॉर एग्जांपल कहीं लोकेलिटी में 10 किलो ले रहे थे, तो कुछ ही विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम वो 100 किलो तक भी जा सकता है आराम से। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो जाएगी, प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो यही है कि, लेकिन प्राइस तो आपकी फिक्स है चावलों की। तो क्वांटिटी जब ये है, अब पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, तो प्राइस तो उतनी ही रहेगी लेकिन क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये जो डिमांड कब है आपकी, ये राइट वर्ड्स शिफ्ट हो गई। ठीक है लर्नर्स, अब आपका होमवर्क ये रहने वाला है कि जो अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, उनको आपने खुद चेंज करके देखना है। प्राइस लेकिन आपकी फिक्स रहेगी P0। ठीक है, और देखना है कि कर्व किस तरफ शिफ्ट होती है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब है अगला टॉपिक, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो हम लॉ ऑफ डिमांड पीछे पढ़ चुके हैं, जब हमने ये बोला था कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो फिक्स है, लेकिन प्राइस ही चेंज रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है वाइल द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू मोस्ट गुड्स। ये बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये अप्लाई तो होता है ज्यादातर गुड्स के लिए, लेकिन certain exceptional cases demonstrate upward sloping demand curves और no response to price changes। ये बोल रहा है कि हालांकि मोस्ट गुड्स के लिए तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, लेकिन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस हैं जो दिखाते हैं अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये देखिए गाइस, ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो अपवर्ड स्लोपिंग कैसी होगी?
अपवर्ड स्लोपिंग होगी आपकी लगभग ऐसे होगी वो, कि प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल अपोजिट जा रहा है जो हम अभी तक पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड के, है ना। उसके अपोजिट जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग स्लोप बन रही है। ये आपको अपवर्ड स्लोपिंग स्लोप समझ आई। प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है। यही लिखा हुआ है कि फॉर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस डेमोन्स्ट्रेट while certain exceptional cases demonstrate upward sloping demand curves, या तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं फॉर प्राइस चेंजेस। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं यही पढ़ने वाले हैं हम आगे, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ते हैं गिफिन गुड्स क्या होते हैं। गिफिन, GIFFEN। गिफिन एक असल में इकोनॉमिस्ट, उन्हीं के नाम के बेसिस पे ये आता है गिफिन गुड्स। ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप ये सोचिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की स्टेपल डाइट है वो आती है या तो राइस है या तो चपाती है। चपाती फॉर एग्जांपल वीट आ गया, रोटी आ गई। या तो राइस है, चावल, या तो रोटी है। वही है हमारी स्टेपल डाइट। अब आप मुझे एक बात का पहले थोड़ा इमेजिन कीजिए और फिर मुझे बताइए कि अगर कल को फॉर एग्जांपल आई डोंट नो द एग्जैक्ट, शायद 30 या 40 रुपए के अराउंड राइस का केजी मिलता होगा, आई डोंट नो, मुझे जज मत कीजिएगा। तो पर केजी मिलता होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कल को प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं, 80 या 90 रुपीज़ का केजी हो जाता है राइस का, ठीक है, तो आप मुझे बताइए आप खाना छोड़ देंगे? नहीं, एग्जैक्टली नहीं छोड़ेंगे आप। इवन आप ये कोशिश करेंगे कि आप होर्ड करने लगे, होर्डिंग करने लगे। होर्डिंग करने का मतलब क्या होता है कि घर पे जमा करने लग जाए राशन, कि क्या पता कल को और महंगा ना हो जाए। तो आप देखिए, प्राइसेस बढ़ी, उस हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन डिमांड तो और बढ़ गई। प्राइसेस बढ़ी, डिमांड भी साथ साथ बढ़ गई। तो ये एक्सेप्शन आई टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आई। अब यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, inferior goods with a strong income effect that dominates the substitution effect। इसको मैं अभी समझाता हूँ, आप पहले ये दूसरी लाइन समझिए। when prices rise consumer buy more because they cannot afford better alternatives। classic example staple foods for every poor populations। staple food आ गया आपका, जो आप आम तौर पे खाते हो, बहुत मेजर चंक्स में खाते हो। जैसे हम जम्मू कश्मीर के लोग चावल खाते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉन वेज या वेज खाएं, हम तब तक सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं जब तक हमारे स्टेपल डाइट यानी राइस या रोटियां उनके साथ ना परोसी जाए, ठीक है। अब ये जो ये लाइन लिखी हुई है, इसका मैं आपको म, थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ मोटा मोटा। अच्छा, मीनिंग बताने से पहले आपको जो इकोनॉमी है आपको वो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझ आएगी। इंग्लिश जो लिखी होती है पैराग्राफ्स में उसको आप रटने की कोशिश ना कीजिएगा और उससे समझने की कोशिश ना कीजिएगा, आपको नहीं आएगी समझ। ये काफ़ी थोड़ा ये एजी सब्जेक्ट है, ये आसानी से समझ नहीं आता, इसलिए हर चीज़ की आपको एग्जाम्पल बनानी है माइंड में, उसी से कंसेप्ट समझने हैं। जैसे हम स्टोरियां नहीं सुनते हैं वैसे। बाकी लिखा हुआ है तो ठीक है, लिखा हुआ है पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, समझ के पढ़ना है। तो अब इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी एलीट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो आप जब भी एयरलाइन की बुकिंग करेंगे आप बिजनेस क्लास में करेंगे, ठीक है। आप इकोनॉमी क्लास की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो आपके लिए क्या बन गया? इकोनॉमी क्लास आपके लिए बन गया इंफीरियर गुड, ठीक है। इसी तरह हम लोग JNK के या तो राइस खाते हैं
या तो वीट खाते हैं। अब हमें कोई बोले जैसे बाजरा या अदर मिलेट्स आ गए जो भी होते हैं, कि वो उनकी प्राइस पे कुछ या कम हो गई है, सस्ती हो गई, तो हमें क्या भाई करना? हम राइस खाने वाले हैं या चावल, ये रोटी खाने वाले हैं, हमें क्या करना? बाजरा सस्ता हो गया, मिलेट सस्ते हो गए, हमें क्या करना? तो हमारे लिए वो इन्फीरियर गुड्स है। ठीक है। तो आगे आप समझ गए गिफन गुड्स का। आप, मैं फिर बोल रहा हूं, आप यही रखेंगे दिमाग में। राइस स्टेपल फूड्स, जो हम राइस या रोटी खाते हैं, अगर ये कल को महंगे हो गए तो हम इनको खाना छोड़ेंगे नहीं, उल्टा हम इनको ज्यादा खरीदेंगे और रख घर पे जमा करके रखेंगे, कहीं ये और महंगे ना हो जाए। तो जो लॉ, आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पे फेल हो गया। यानी अगर ये ग्राफ ऐसे हम बनाए, जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई। क्लियर? ये प्राइस थी आपकी, ये डिमांड थी आपकी, ये बढ़ गई प्राइस के बढ़ने के साथ साथ, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। आगे देखते हैं किस, कौन सी चीज पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है, एक्सेप्शन है उसके लिए। अगला आता है वेबलेन गुड्स। अब वेबलेन गुड्स क्या हुए? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जो पॉर्च एरियाज हैं या फिर एलीट सेक्शन ऑफ पीपल आ गए, वो काफ़ी, यू नो, दे फ्लेक्स फ्लेक्स करते हैं वो अपने वो एंटीक कलेक्शन दिखा के लोगों को। आप उनकी असल में वैसे ही कम्युनिटी होते हैं, वैसे ही फ्रेंड सर्कल होता है जो बस फ्लेक्स करते हैं, क्योंकि पैसा तो आ गया उनके पास, अब करें क्या उस पैसे का, इसलिए वो काफ़ी चीज़ों पे जो वो होते हैं आइटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेड एडिशन वॉचेस आ गई, लिमिटेड एडिशन कार्स आ गई। फॉर एग्जांपल कल को फरारी ने सिर्फ 5 लिमिटेड गाड़ियां बनाई, यानी लिमिटेड एडिशन गाड़ियां बनाई, तो वो ले लेंगे और फ्लेक्स करेंगे, देखो सिर्फ 5 ही गाड़ियां हैं पूरे वर्ल्ड में और हमारे पास आई गॉट वन ऑफ दोज। ठीक है। तो एक हिसाब से उन गुड्स के साथ उनकी वर्थ जुड़ी होती है, गुड्स के साथ उनकी वर्थ जुड़ी होती है। तो उनको कुछ भी करना पड़े, वो चाहे लोन ले ले करोड़ों का या कुछ, वो लेके रहेंगे ताकि वो फ्लेक्स कर सकें और अपना स्टेटस मेंटेन कर सकें। तो वही बोल रहा है ये, वेबलेन गुड्स क्या आ गए? लग्जरी और स्टेटेड स्टेटस गुड्स वेयर हायर प्राइसेस इंक्रीजेस डिजायरेबिलिटी ड्यू टू प्रेस्टीज वैल्यू। यानी प्राइसेस जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा डिजायरेबिलिटी होगी कि हम इसको ले लें। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आती है, ये आप पढ़ लो ऊपर ऊपर से, डिमांड इंक्रीजेज विद प्राइस बिकॉज, यानी डिमांड बढ़ती है जब प्राइस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि कंज्यूमर सी कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, यानी हम खास आइटम कंज्यूम करते हैं, हमारे पास खास गाड़ियां हैं, खास ज्वेलरी है, खास डिजाइनर कपड़े हैं। जैसे एग्जांपल है इसकी, डिजाइनर फैशन आ गया। वही वो मनीष मल्होत्रा, पता नहीं कौन है वो, मुंबई का वो काफी फेमस डिजाइनर है वो। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज उससे जब उनकी वेडिंग्स वगैरह होती है उससे कपड़े सिलवाते हैं, बाकी मानते ही नहीं है वो। लग्जरी कार्स की आपको मैं एग्जांपल समझा चुका हूँ। ज्वेलरी में आप रख लो, प्लैटिनम आ गया, डायमंड आ गया, एटसेट्रा। तो ये आ गया आपकी वेबलेन गुड्स। इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल करता है, क्योंकि हायर प्राइसेस से हायर डिजायर बढ़ती है, यानी हायर डिमांड बढ़ती है। ओके। अब आ गई नेसेसिटीज। तीसरी चीज है जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, वो है नेसेसिटीज। आप इसका ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई डिजीज हो गई, ठीक है, बहुत क्रिटिकल डिजीज हो गई, कैंसर हो गया, गॉड फॉरबिड किसी को कैंसर हो गया, तो वो थोड़ी देखेंगे उस वक्त कि यार नहीं, इलाज थोड़ा महंगा हो रहा है तो नहीं करते हैं। इवन वो लोन उठा लेते हैं, या फिर कम्युनिटी फंडिंग जिसको बोलते हैं, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट डालते हैं, वहां पे लोग उनकी हेल्प करते हैं, कुछ भी करके एड़ी से चोटी का जोर लगा लेते हैं, कुछ भी, लेकिन जमा कर लेते हैं पैसे और इलाज करा लेते हैं। उस वक्त प्रायोरिटी ये होती है कि जान बचे, और कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। ये नहीं देखना है आपने, या लोग नहीं देखते हैं उस वक्त कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाए, नहीं, जितनी प्राइस भी बढ़े डिमांड उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये नेसेसिटी आ गई। ठीक है। यही लिखा हुआ है इस पे, एसेंशियल गुड्स लाइक लाइफ सेविंग मेडिसिन शो इन इलास्टिक और नो रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंजेस। मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, कितनी भी प्राइस बढ़े हमें तो लेना है, हमें तो इलाज कराना है। कंज्यूमर मस्ट परचेज रिगार्डलेस ऑफ प्राइस ड्यू टू अर्जेंट नीड्स, यानी
जिंदगी बचानी है अपने प्यारों की। ठीक है। अब आता है फ्यूचर प्राइस एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल जब क्रिप्टो करेंसीज आई थी या बिटकॉइंस वगैरह आई थी तो लोगों ने काफी पैसे खर्चे थे। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही थी वो और ले रहे थे, हायर प्राइसेस हायर डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही थी, ताकि फ्यूचर में इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ जाएंगे हम बेच के फायदे में रहेंगे। वही लिखा हुआ है फ्यूचर प्राइस एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस। ठीक है ना। असल में एक्सेप्ट, हाँ, फ्यूचर प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट, ये असल में एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए यहाँ पे, है ना। If consumers expect prices to rise further, they may buy more at current higher prices. Buy more, कहाँ गया? Buy more at current higher prices, temporary violating the law. ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्पेक्यूलेटिव बाइंग क्रिएट्स एबनॉर्मल डिमांड पैटर्न्स। जैसे मैं आपको बता दूं स्पेक्यूलेशंस क्या होती थी, कि अफवाह उड़ा दी किसी ने कि रिलायंस के शेयर आगे जाके बहुत महंगे होने वाले हैं, आप लेके रख लो, जिससे मेजोरिटी जो शेयर मार्केट है वो इन स्पेक्यूलेशंस पे फंक्शन करता है। अब आगे आता है एक अगला जो एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ डिमांड, वो है कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब है आगे कंज्यूमर इग्नोरेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं कोई एजेंट मिला, उसने बोला मैं आपको इस लोकेलिटी में इतना सही घर दिला देता हूँ, ये है वो है। आपने जो मार्केट प्राइस थी फ्लैट्स की, उससे बढ़ चढ़ कर आपने और एक्स्ट्रा खर्चा कि आपको सही इन्वेस्टमेंट मिल रही है, लेकिन जब लास्ट में आप उधर गए तो आपको पता लगा कि वो लोकेलिटी ही रहने लायक नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे सीवेज डंप हो रहा था, वहाँ पे मतलब काफ़ी इग्नोर्ड एरिया है वो, और वहाँ पे जो रजिस्ट्री है वो भी फेल है, मतलब जो आप सोच सकते हो बुरा वो उधर हो रहा है। तो ये कंज्यूमर इग्नोरेंस, क्योंकि यहाँ पे इग्नोर किया कंज्यूमर ने कि मैं खुद अपने बेसिस पे रिसर्च वगैरह करूँ, वो एजेंट की बातों में आ गया। वही लिखा है व्हेन कंज्यूमर लैक्स इंफॉर्मेशन दे मे interpret high prices as indicators of quality leading to increased demand at higher price points। ठीक है लर्नर्स, मुझे लग रहा है आज का लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा, क्यों, और एक इसमें ये आप इसका आप मंत्रा लेके चलो इकोनॉमी का, कि ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको हर पॉइंट के लिए एग्जांपल रेडी होनी चाहिए आपके पास, आपने एग्जांपल से ही पढ़ना है। और जहाँ पे ग्राफ आते हैं वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती हैं, ना कि मुश्किल। तो आपको ग्राफ से डरना नहीं है। ठीक है लर्नर्स, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।